राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे कि कैसी औरत से विवाह नहीं करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक समय की बात है, किसी जंगल में एक तोता और मैना का जोड़ा एक पेड़ पर बैठा हुआ था। तोता ने मैना से कहा, हे प्रिय, आजकल का समय बदल चुका है। मैना कहने लगी, पियाजी, ऐसा क्या समय बदल चुका है? तब तोता कहने लगा, हे प्रिय, समय इतना बदल गया है कि आजकल की स्त्रियां बहुत ही स्वार्थी हो गई हैं, क्योंकि स्त्रियां अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। जो काम उन्हें कभी नहीं करना चाहिए वे स्वार्थ के प्रति उसे कर बैठती हैं। मैना कहने लगी कि हे पियाजी, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। स्त्रियां कैसे स्वार्थी हो सकती हैं? आप नारी जाति की बुराई कर रहे हैं। तोता कहने लगा, नहीं प्रिय, मेरी बात पर विश्वास करो। तब मैना कहने लगी, नहीं पियाजी, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकती हूँ। तब तोता कहने लगा, तो ठीक है प्रिय, मैं तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ और इसे जरा ध्यान से सुनो। इस कहानी को सुनने के बाद तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि नारी जाति अपने स्वार्थ के लिए कितनी गलत काम करने के लिए तैयार हो जाती है। मैना कहती है, ठीक है पियाजी, पहले आप वह कहानी सुनाइए और सिद्ध करके बताइए कि नारी जाति स्वार्थी है या नहीं। तोता कहानी सुनाने लगता है। कहता है, हे मैना, एक समय की बात है, एक नगर में 3 दोस्त रहते थे। एक राजा का लड़का था और एक बनिया का लड़का था और एक साहूकार का लड़का था। तीनों में गहरी दोस्ती थी, क्योंकि बचपन से ही वे साथ साथ रहते थे। राजा का जो लड़का था वह राजकुमार था, उसकी शादी भी हो चुकी थी। एक दिन की बात है, तीनों दोस्त राजा के बगीचे में घूम रहे थे तो राजा का लड़का अपने दोस्तों से कहने लगा, भाई, कल चलते हैं और मेरी पत्नी को मायके से लेकर आते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं, मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है। तब राजकुमार ने अपने दोनों दोस्तों से कहा, भाई, तुम मेरे साथ चलो, मेरी पत्नी को लिवा कर ले आओ। तब दोनों दोस्तों ने कहा, भाई, तुम तो अपनी ससुराल में पहुंच जाओगे और ससुराल में ससुर के घर में आराम से सो जाओगे, लेकिन हम दोनों कहाँ जाएंगे? तब राजकुमार कहने लगा कि मेरे भाई, तुम कोई सराय देख लेना और एक रात की ही तो बात है, तुम सराय में रुक जाना और दूसरे दिन मैं मेरी पत्नी को लेकर आ जाऊंगा और हम साथ साथ अपने घर लौट चलेंगे। राजकुमार की बात सुनकर दोनों दोस्त जो सहमत हो गए, लेकिन बनिया का जो लड़का था वह बहुत ही चालाक था और राजा का लड़का और साहूकार का जो बेटा था वो दोनों बहुत ही भोले थे। अब दूसरा दिन हुआ और दोनों दोस्त राजकुमार के साथ जो अपने घर से उसकी ससुराल चल दिए। चलते चलते 3 दिन रास्ते में लग गए। 3 दिन के बाद में राजकुमार अपनी ससुराल के पास में पहुंचता है तो राजकुमार अपने दोनों दोस्तों से कहता है, भाई, मेरे यहाँ कोई सराय देख लेना और रात उस सराय में काट लेना। मैं ससुराल चला जाता हूँ, सुबह जल्दी आ जाऊँगा। फिर तोता कहने लगा, हे मैना, राजकुमार इतना कहने के बाद अपने ससुराल के लिए चला गया और इधर वो दोनों दोस्त सराय की तलाश में निकल जाते हैं और सराय ढूंढते ढूंढते उनको एक सराय दिखती है। वे उस सराय के पास पहुंचते हैं
तो उन्होंने देखा यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी सही है और रुकने की व्यवस्था भी सही नजर आ रही है। सराय के दरवाजे पर जब वो दोनों दोस्त पहुंचे तो उन्होंने वहां पर एक बुढ़िया को देखा। उस बुढ़िया के पास जाकर वे दोनों उससे कहने लगे, हे माता, हम सराय में रात रुकने के लिए आए हैं और सुबह चले जाएंगे। हमें सराय में कुछ जगह दे दो जो हम रात सही से काट सकें। दोनों की बात सुनकर वह बुढ़िया कहने लगी, देखो बेटा, चाहे कहीं भी रुक जाओ, लेकिन इस सराय में तुम ना रुको। तब दोनों दोस्तों ने कहा, ऐसा क्यों माता? तब बुढ़िया कहने लगी कि ऐसा है बेटा, मेरे पुत्रों, अगर तुम इसमें रुके तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस तरह से वह बुढ़िया उन दोनों को समझा रही थी। तब साहूकार के बेटे को अंदर एक सुंदर सी लड़की दिखाई दी। साहूकार के लड़के ने जब उस लड़की को देखा तो वो उस पर मोहित हो गया और उसके साथ रुकने के लिए, जो रात बिताने के लिए तैयार हो गया। और इधर वह बुढ़िया उसे समझाती रही, लेकिन साहूकार का लड़का नहीं माना। साहूकार के लड़के ने बनिए के लड़के से कहा कि भाई, मैं तो यहीं पर रुकूंगा और तुम कहीं दूसरी जगह जाकर रुक जाओ। इतना कहने के बाद साहूकार का लड़का उस लड़की के साथ रुकने के लिए अंदर चला गया। सराय में एक बड़ा सा कमरा था। वह बहुत ही गहरा और लंबा था। उसमें उस सुंदर लड़की के साथ में साहूकार का बेटा चला गया। इधर रात हो चुकी थी और सोने का समय भी होने वाला था। तोता मैना से कहने लगा, हे मैना, इधर साहूकार का लड़का उस सुंदर लड़की के साथ सराय में चला गया, लेकिन बनिए के लड़का जो था वह बाहर रह गया, जो कि बहुत ही चालाक था और समझदार था। बनिए के लड़के ने अपने मित्र को रोका भी, लेकिन वह नहीं माना। बनिया का लड़का उस बुढ़िया के पास पहुंचा और कहने लगा, हे बूढ़ी माँ, मैं आपकी बात को समझा नहीं हूँ। आपने कहा कि सराय में जो भी रुकेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी और वह सुबह जिंदा लौटकर नहीं आएगा। माता, क्या कारण है इसका? हे बूढ़ी माँ, मुझे बताइए। तब वह बुढ़िया कहती है, बेटा, तुम अपने मित्र को रोक रहे थे, लेकिन तुम्हारा मित्र नहीं माना। मुझे डर है कि तुम्हें वह सुबह जिंदा नहीं मिलेगा। बनिए का लड़का कहने लगा, वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ माता, कि बात क्या है, जरा मुझे खुलकर बताओ। बुढ़िया ने कहा, बेटा, यह जो सुंदर लड़की तुम्हारे दोस्त ने देखी है, जिसके साथ वह अंदर चला गया है, वह सुंदर लड़की एक वेश्या है और वह एक नागिन है। यह रात में अपना रूप बदल लेती है और इसके साथ रात में जो भी अपना जो समय बिताता है या रुकता है, उसी को यह डस लेती है और मार देती है। इसलिए मुझे डर है बेटा, जो भी अंदर गया आज तक वह जिंदा लौटकर नहीं आया। तोता मैना से बोला, मैना, बनिया का लड़का यह सुनकर घबरा गया और कहने लगा, हे बूढ़ी माँ, मुझे कोई रास्ता बताओ जिससे मेरे दोस्त की जान बच सके। तब बुढ़िया कहती है कि बेटा, मैं तुम्हें एक तलवार देती हूँ। अगर तुम उस तलवार से उस नागिन को जो मार सको, उसका वध कर सको, तभी तुम्हारा दोस्त बच सकता है। बनिए का लड़का बहुत ही चतुर और समझदार था। उसने बुढ़िया से कहा, माता, लाइए तलवार, मैं अपने दोस्त की जान जरूर बचाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। बुढ़िया बनिया के लड़के को एक तलवार दे देती है और वह चुपके से सराय में घुस जाता है। और जहां उसका दोस्त साहूकार का लड़का उस वेश्या के साथ लेटा हुआ था, वहीं पास में एक कोने में जाकर छुपकर बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है कि कब वह नागिन का रूप धारण करे
और वह उसको मार सके। आधी रात का समय होने वाला था। तभी वह सुंदर लड़की जो नागिन थी अपना रूप बदलती है और जैसे ही साहूकार के लड़के को डसने वाली होती है तो उसका दोस्त बनिए का लड़का जो तलवार लेकर बैठा हुआ था उसने तलवार से उस नागिन को मार डाला और वह सुंदर लड़की मर गई। इस तरीके से उस बनिए के लड़के ने अपने दोस्त की जान बचाई और मरी हुई नागिन को पलंग के नीचे रख दिया। तोता मैना से कहने लगा, हे मैना, वह बनिया का लड़का जो था इतना काम करने के बाद अपने दोस्त की जो जान बचाने के बाद सराय से बाहर निकल आता है और जब बाहर निकल आया तो उसने क्या देखा, एक सुंदर स्त्री जो जंगल की तरफ जा रही थी। उसने देखा और विचार किया कि यह जो सुंदर स्त्री जंगल में इतनी रात को कहाँ जा रही है, हमें चलकर देखना चाहिए। और वह उसके पीछे पीछे चल दिया इसकी जानकारी लेने के लिए कि वह कहाँ जा रही है। वह बनिया का लड़का जिसके हाथ में तलवार थी उस स्त्री के पीछे पीछे चल दिया। वह बनिए का लड़का सोचता हुआ जा रहा था कि यह औरत कहाँ जा रही है। वह स्त्री चलती गई और उस जंगल में एक साधु का आश्रम था। उस साधु के आश्रम पर पहुंच गई और जाकर के साधु से मुलाकात की और सारा जो नज़ारा बनिया का लड़का दूर से ही देख रहा था। उसके जाने का समय हुआ तो वह औरत साधु से मिलने के बाद वह हाथ जोड़ करके कहने लगी, आज आपसे यह मेरी आखिरी मुलाकात है। साधु कहने लगा, वो क्यों? तो वह सुंदर स्त्री कहने लगी कि मेरे पति आज मुझे लेने के लिए आए हैं और वे हमारे घर पर ठहरे हुए हैं। कल मैं अपने पति के साथ अपनी ससुराल चली जाऊंगी। आज के बाद मैं फिर नहीं आपसे मिलने आ पाऊंगी। तब वह साधु कहने लगा, रोजाना तो मेरे पास आती थी, लेकिन तुम धोखा दे करके जा रही हो मुझे और कह रही हो कि अपने पति के साथ जा रही हो। तब वह सुंदर स्त्री कहती है कि हाँ, मेरा पति मेरे घर पर ठहरा हुआ है और कल मैं ससुराल चली जाऊंगी, इसलिए मुझे माफ़ करना। अब मैं आज के बाद तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। उस सुंदर स्त्री की बात सुनकर साधु को बहुत गुस्सा आ जाता है और साधु गुस्से में उस सुंदर स्त्री की नाक काट देता है। जब उस सुंदर स्त्री की नाक कट जाती है तो उसे दर्द होता है और वह उस दर्द को सहन करती हुई और चिल्लाती हुई अपने घर की तरफ भाग खड़ी होती है। और इधर वह बनिए का लड़का सारी बातें सुन रहा था और यह नज़ारा देख रहा था। उस बनिए के लड़के को बहुत गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में साधु को मार दिया। उसको मार करके तुरंत वह चल देता है और आगे चल करके जो एक मंदिर था उस मंदिर में जाकर छुपकर बैठ गया। अब वह सोचने लगा, हे प्रभु, इस दुनिया में हो क्या रहा है। अब बनिए का लड़का उस मंदिर में चुपचाप बैठा हुआ था। वहाँ पर कुछ चोर आते हैं और चोर जो मंदिर के बाहर से हाथ जोड़कर कहते हैं, हे देवी माँ, हम चोरी करने के लिए जा रहे हैं और हमारी यह चोरी आसानी से हो जाए और हम पकड़े ना जाएं तो कल हम तुम्हारे पास राजा की लड़की को लाएंगे और उसकी बलि चढ़ाएंगे। इतना कहने के बाद चोर चोरी करने के लिए चले जाते हैं और जो अंदर बनिया का लड़का बैठा था उसने जब उन चोरों की बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो कहने लगा, यहाँ भी एक हत्या होने वाली है। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है। वो बनिया का लड़का विचार करता है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन राजा की लड़की की हत्या वह नहीं होने देगा। यह सोचकर वह मंदिर में ही बैठा रहा। इधर वो स्त्री जिसकी नाक साधु ने काटी थी वह अपने जब घर पर पहुंची तो उसने रोना धोना बंद किया और बाकी पीड़ा तो उसे सताई रही थी। उसने विचार किया,
सुबह अगर लोग मुझे देखेंगे तो पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या कहेंगे। मुझे शर्म से अपना सिर नीचे झुकाना पड़ेगा। क्यों ना मैं मेरे पति को ही फंसा दूं और मैं लोगों को यूं कह दूंगी कि मेरे पति ने मेरी नाक काट ली। और वही हुआ। सुबह होने वाली थी और जैसे ही सवेरा हुआ तो वह सुंदर स्त्री जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी कि देखो देखो, मेरे पति ने मेरी नाक काट दी। अब घर वाले एकदम से भागकर आए और उसके पति को बंदी बना लिया। जो राजकुमार था उसे उन्होंने पकड़ लिया और पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने सारा वृत्तांत जानकर उसे जेल में डाल दिया। तब तोता मैना से कहता है, हे मैना, अब आगे सुनो कि क्या हुआ। इधर पूरा दिन व्यतीत हो गया। उसका दोस्त जो बनिया था उसने पूरा दिन जैसे तैसे काट लिया। जब रात हो गई तो उस मंदिर में जाकर वह छुपकर बैठ गया, क्योंकि उसे मालूम था चोर राजा की लड़की को जो जरूर पकड़ कर लाएंगे, क्योंकि उसकी बलि जो देंगे, इसलिए उसे वह मरने तो देगा नहीं, उसे बचाएगा। तब रात हो गई तो बनिया का लड़का मंदिर में जाकर तलवार लेकर छुप कर बैठ गया। और इधर जब आधी रात को चोर राजा की लड़की को पकड़कर लाते हैं तो और मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं और कहते हैं, हे देवी माँ, हमारी बात आपने सुन ली। आपकी कृपा से कितनी बढ़िया चोरी हो गई है। हम पकड़े भी नहीं गए और हम धनवान भी बन जाएंगे, क्योंकि आज हमने बहुत माल लूटा है। उसके बाद उनमें से एक चोर बोला, देख भाई, अब उस लड़की को जल्दी ले जा और देवी माँ के सामने उसकी बलि चढ़ा दे। अब उन चोरों में से एक चोर उठा और लड़की को पकड़कर मंदिर में ले गया। उस लड़की का सर काटने के लिए जैसे ही चोर तलवार निकालता है तो बनिया का लड़का पीछे से उस चोर को मार गिराता है और चोर को मारकर उसकी लाश को बगल में रख देता है। इधर उन चोरों में से एक चोर कहता है, देखो भाई, वो हमारा एक साथी जो गया है वो अभी तक लौट कर नहीं आया। दूसरे चोर ने कहा, अरे तू जा और देख कर आ, उसने बलि चढ़ाई या नहीं चढ़ाई। अब जैसे ही दूसरा चोर मंदिर के अंदर जाता है तो वह बनिया का लड़का जो छुपा हुआ बैठा था उसने उस दूसरे चोर को भी मार दिया। और इस तरह से उस बनिए के लड़के ने एक एक करके सभी चोरों को मार गिराया और उस राजा की लड़की की रक्षा की। जब सारे चोर मर गए तो वो लड़की निडर हो जाती है, निर्भय हो जाती है। और उसके बाद वो बनिया का लड़का राजा की लड़की से कहता है कि चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। राजा की लड़की डरी हुई थी, उस बनिए के लड़के के साथ चल देती है और वो बनिए के लड़के से प्रेम करने लगती है और कहने लगती है कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। बातों ही बातों में वे दोनों राजा के घर पहुंच गए और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे तो बनिए के लड़के ने मना कर दिया कि नहीं, मैंने तुम्हारी रक्षा की है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे विवाह करूं। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। राजा की लड़की को अब गुस्सा आ गया और कहने लगी, अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगे तो मैं तुमको जेल में डलवा दूंगी। बनिया का लड़का कहने लगा, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तभी राजा की लड़की दरवाजे पर चिल्लाने लगती है और कहती है, बचाओ बचाओ, यह मुझे पकड़कर ले जाना चाहता है। राजा की लड़की को चिल्लाता हुआ देखकर राजा के सैनिक जो भागकर आते हैं और उस बनिए के लड़के को पकड़कर ले जाते हैं और राजा के सामने पेश कर दिया जाता है और कहा जाता है, राजा साहब,
यह आपकी लड़की की इज्जत लूटना चाहता था। यह आपकी लड़की को पकड़कर ले जाना चाहता था। यह सुनने के बाद राजा को बहुत गुस्सा आता है और वह बनिए के लड़के को जेल में डाल देता है, जहां उसका दोस्त पहले से मौजूद था। वे दोनों दोस्त भी वहां मौजूद थे और उसे मिल गए। साहूकार के लड़के को सराय वालों ने पकड़वा दिया था, क्योंकि उसका दूसरा दोस्त भी जेल में डाल दिया गया था, और क्योंकि उसने उस वेश्या को मार डाला था, इसलिए वह भी उसी जेल में मौजूद था। अब तीनों दोस्त जेल में मिल जाते हैं और एक दूसरे के साथ में बैठ जाते हैं। अगला दिन हुआ और राजा दरबार में तीनों को बुलाता है और उन्हें सजा सुनाने के लिए दरबार लगा हुआ था। राजा ने साहूकार के लड़के को कहा, जिसने वेश्या को मार दिया था, उसको अपने पास में बुलाया और कहा, तेरा नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है? तब वह लड़का कहने लगा, मैं साहूकार का बेटा हूँ। राजा ने कहा, तूने वेश्या को क्यों मारा? तब उस साहूकार के लड़के को पता ही नहीं था कि वो तो राजा को क्या बताता, क्योंकि उस वेश्या को साहूकार के लड़के ने नहीं मारा था। राजा ने फिर पूछा, चुपचाप क्यों खड़ा है, बता तूने उस वेश्या को क्यों मारा? तब साहूकार का लड़का तो नहीं बोल पाया, लेकिन बनिए का लड़का बोला, महाराज क्षमा चाहता हूँ, जो बीच में मुझको बोलना पड़ रहा है। मुझको मालूम है इसको नहीं, इसने उस वेश्या को नहीं मारा, क्योंकि वेश्या को मैंने मारा है। राजा ने कहा, तो बता तूने क्यों मारा, बात क्या है? तो वह बनिया का लड़का बोला, महाराज मैं इसी साहूकार के लड़के के साथ सराय में एक रात रुकने के लिए गया था और एक बूढ़ी माँ ने बहुत मना किया था। उसके मना करने के बाद भी जो यहाँ मत रुको, लेकिन जो मेरा दोस्त है बोला कि मैं यहीं रुकूंगा। तो वह कहने लगी, अगर यहाँ रुकोगे तो यहाँ से सुबह जिंदा नहीं बचोगे, क्योंकि यह हमारा दोस्त नहीं माना। इसने सुंदर वेश्या को देखकर रात गुजारने के लिए उसके साथ सराय में अंदर चला गया। मुझे उस बुढ़िया से पता चला कि वह नागिन है और वह नागिन के रूप में आकर इसको डस लेती, इसलिए मैं तलवार लेकर अपने इस दोस्त की रक्षा के लिए जहां पर यह पलंग पर वेश्या के साथ सोया हुआ था, वहीं एक कोने में जाकर छिप कर बैठ गया। और जैसे ही उस वेश्या ने रूप बदला और नागिन बनकर मेरे दोस्त को डसने के लिए तैयार हुई, तो मैंने तुरंत उसको मार दिया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जहां पलंग पड़ा हुआ है उसके नीचे वह मरी हुई नागिन रखी हुई है, आप देख लीजिए। तब राजा ने सैनिकों को भेजा। सैनिकों ने वहां पर नागिन को देखा और वापस आकर राजा को सारी बात बताई। तो राजा ने कहा कि तूने तो दोस्ती का फर्ज निभाया है। राजा साहूकार के लड़के को छोड़ देता है। उसके बाद राजा उस राजकुमार को बुलाता है और उससे पूछता है कि तू बता, तूने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटी? अब उसको भी कुछ मालूम नहीं था, वह भी चुपचाप खड़ा था कि वह क्या बोले। उसने तो अपनी पत्नी की नाक काटी ही नहीं थी, तो उसे क्या मालूम। अब राजा उससे पूछ रहा था तो वह बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहा। राजा ने 2-3 बार पूछा, फिर साहूकार का लड़का बीच में बोला। बनिया का लड़का हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज इसको भी नहीं मालूम, मुझे क्षमा करें, क्योंकि इसने अपनी पत्नी की नाक नहीं काटी है। महाराज कहने लगे, इसने नाक नहीं काटी तो किसने काटी है? यह सारा बात मैं आपको बताता हूँ, जो बनिया का लड़का कहने लगा। तब उस बनिए के लड़के ने राजा को उस साधु की पूरी कहानी बताई और उसकी नाक साधु ने काटी थी और मेरे दोस्त को फंसा दिया। राजा ने कहा कि मैं तेरी बात पर विश्वास कैसे करूं? तब उस बनिए के लड़के ने कहा, महाराज सैनिकों को भेजिए जहां वो साधु का आश्रम है, देख लीजिए मैंने उस साधु को भी मार दिया है। राजा ने सैनिकों को भेजा। सैनिकों ने वहां जाकर उस साधु को देखकर आते हैं और राजा को बताते हैं कि यह बात सच है।
तब वो राजा राजकुमार को भी छोड़ देता है तो वह भी बच जाता है। फिर तोता कहता है, हे मैना, अब उस बनिए के लड़के की बारी आई जिसने राजा के सामने अपने दोस्तों की जिंदगी बचाई। राजा उस बनिए के लड़के से पूछता है कि तू हमारी लड़की को पकड़कर क्यों ले जाना चाहता था। तब बनिए का लड़का कहता है, महाराज क्षमा करें, यह आपकी लड़की है ना, इसने मुझे गलत फंसाया है। आपकी लड़की की बलि चढ़ाने के लिए कुछ चोर इसको पकड़कर ले गए थे। मैं उस मंदिर में था, मेरे हाथ में तलवार थी जिससे मैं साधु को मारकर आया था, और आपकी लड़की को मारने के लिए एक चोर जैसे ही मंदिर में आया मैंने उसको मार दिया, दूसरा आया उसको भी मैंने मार दिया। इस तरह से जितने भी चोर थे मैंने सबको मार दिया और इसकी जान बचाई। सभी चोर मंदिर में पड़े हुए हैं, विश्वास नहीं हो तो सैनिकों को भेजकर पता लगा लीजिए। सैनिक मंदिर में जाते हैं और वहाँ चोरों की लाशें देखते हैं और वापस आकर राजा से कहते हैं कि इस लड़के की बात सत्य है। बनिए का लड़का कहता है, सुनिए महाराज, मैं आपकी लड़की को पकड़कर क्यों नहीं ले जाऊंगा। चोरों से बचाकर आपकी लड़की को आपके घर लेकर आ रहा था, तब आपकी लड़की ने मुझे विवाह करने के लिए कहा, तब मैंने इसे मना कर दिया, इसलिए इसने मुझे गलत फंसाया। बनिए के लड़के की बात सुनकर राजा का मुंह शर्म से नीचे झुक गया और बनिए के लड़के को छोड़ दिया। राजा ने कहा, जाओ, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम आज़ाद हो। इस तरह बनिए का लड़का अपने दोनों दोस्तों को बचा लेता है और खुद भी बच जाता है, और तीनों दोस्त साथ साथ अपने नगर में आ जाते हैं, फिर आराम से वहीं रहने लगते हैं। तोता मैना से कहता है, मैना, देख लिया किस तरह नारी जाति जो अपने स्वार्थ के लिए कितना गलत काम करने के लिए तैयार हो जाती है। अब उस गलत काम के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े वो करती है। अपने पिया की बात सुनकर मैना चुप हो जाती है। उसके बाद में तोता कहता है, हे मैना, इसलिए मैं सोचता हूँ चाहे भूखे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी विवाह मत करना। तोता समझाता है कि 3 लक्षणों वाली स्त्रियां कौन कौन सी होती हैं। वह कहता है, पहली वो जो पति होने पर भी पराये पति से छुप छुप कर मिलने के लिए जाए और अपने पति धर्म को भूल जाए, उसके साथ हवस का शिकार बन जाए। ऐसी स्त्री से हमेशा बचना चाहिए और ऐसी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। दूसरी स्त्री वह जो एक स्त्री तो है लेकिन वेश्यावृत्ति की तरह जिंदगी गुजारती है, नागिन की तरह रह रही हो। उसे अपनी हवस के लिए चाहे अपने पति का कत्ल क्यों ना करना पड़े, लेकिन वह कर बैठती है और नागिन की तरह अपने पति को डसकर मार डालती है। ऐसी वेश्यावृत्ति वाली स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। और तीसरी स्त्री वह जिसकी जान अगर कोई बचाए, जो मरने के लिए जा रही हो, अगर उसकी कोई जान बचा ले और ऐसे में मददगारी को वो झूठा फंसा दे, तो ऐसी स्त्रियों से विवाह की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे ही दुर्व्यवहार करने की इच्छा करती है, उसे झूठा फंसा देती है, उसको ही मरवा डालती है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।